बड़ी खबर इस वक्त नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जेडीयू उम्मीदवारों का ऐलान कर रहे हैं। ये सीधे आपको ले चलते हैं। पूर्वे जी उपस्थित हैं और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी उपस्थित हैं। आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने तीनों दलों का जो गठबंधन बना है, जिसे हम महागठबंधन कहते हैं और अंग्रेजी में लोग इसको ग्रैंड अलायंस बोलते हैं, तो इस महागठबंधन के द्वारा सीटों का जब बंटवारा हुआ, उसका ऐलान 12 अगस्त को ही कर दिया गया था और उसके बाद कौन सी सीट कौन पार्टी लड़ेगी इसका भी ऐलान किया जा चुका है। और उसी दिन इस बात की जानकारी आप सब लोगों को दी गई थी कि हम सब लोग अपने अपने दलों में निर्णय करने के बाद एक साथ उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। आज संयुक्त रूप से महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर जो घटक दल के प्रत्याशी हैं, उन सबों की एक समेकित सूची आज जारी की जा रही है। अब उस सूची को किस क्षेत्र से कौन उम्मीदवार हैं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह आपको वितरित कर दिया जाएगा। लेकिन इस बातचीत के बाद ये उपलब्ध है और जब आप बाहर निकलेंगे तो आप सब लोगों के हाथ में वो पूरी सूची दे दी जाएगी। इसलिए इसे आप रिलीज मानिए, इसको जारी किया जाता है औपचारिक तौर पर। 242 उम्मीदवारों के नाम की आज घोषणा की गई है। अभी 1-2 दिन के बाद और घोषणा हो जाएगी। इसमें हम लोगों ने समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व दिया है। महागठबंधन ने, सभी घटक दलों ने जो अपने अपने उम्मीदवार तय किए हैं, उनको एक साथ मिलाकर उसका अगर विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि समाज के हर तबके का, हर समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। जनरल कैटेगरी से 16% उम्मीदवार हमारे हैं। बैकवर्ड क्लासेज, मैं बैकवर्ड क्लासेज बोल रहा हूँ, ओबीसी ईबीसी अलग करके नहीं, पूरे बैकवर्ड क्लासेज के 55% कैंडिडेट हैं। एससी एसटी के 16% उम्मीदवार हैं। मुस्लिम्स के माने माइनॉरिटी कम्युनिटी से 14% उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से समाज के विभिन्न समुदायों का उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है और ये सूची आपको जारी कर दी जाएगी। अगर आप उसका और ब्रेकअप चाहेंगे तो आप तो स्वयं सक्षम हैं, उसका सब ब्रेकअप आप कर लीजिएगा, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए वह भी चाहिएगा तो एक व्यक्ति बैठकर सबकी तरफ से आपको त्वरित ढंग से वो भी बता देंगे बाहर। वो इस संवाददाता सम्मेलन का हिस्सा नहीं है। तो हम लोगों ने सोच विचार कर और सभी दलों ने अपने अपने जो उनकी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। और यह बात सही है कि चूंकि हम लोगों ने एक बार यह निर्णय ले लिया था कि हम संयुक्त रूप से उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे, इसलिए सभी दल के लोग जो पहले फेज के या दूसरे फेज के चयनित उम्मीदवार थे, उनको अपना सिंबल दे रहे थे। इसलिए देना जरूरी था कि उनको नामांकन का पर्चा दाखिल करना था। लेकिन समेकित सूची, जैसा कि हम लोगों ने कहा है, और आप देख रहे हैं कि एक तरफ महागठबंधन है जहां किसी प्रकार का विवाद नहीं है। पहले सीटों की संख्या निर्धारित की,
फिर कौन सी पार्टी लड़ेगी इसका निर्णय कर लिया गया और फिर सब ने अपने अपने उम्मीदवार तय कर लिए और आज उसको संयुक्त रूप से हम लोग घोषित कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार का कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि लंबी चर्चा के बाद सीटों का निर्धारण किया गया है। आज तीनों दल के अध्यक्ष भी मौजूद हैं और ये सब लोगों ने मुझे कहा, लालू जी ने भी कहा, सब लोगों ने कहा कि भाई महागठबंधन के उम्मीदवारों की संयुक्त सूची आप ही जारी करें और इसलिए सब लोगों की राय के हिसाब से ये सब जारी हो रहा है। हम लोग कल जारी करना चाहते थे, लेकिन आप सब जानते हैं हर पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है। कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय हुआ था उसको कल देर रात में वो कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ है, इसलिए कल शाम में जो हम लोगों को करना था वो आज हम सुबह कर पा रहे हैं। तो इसके संबंध में तो इतनी ही जानकारी है। और इसके अलावे हम एक दो बातों पर और जोर डालना चाहेंगे। महागठबंधन इस चुनाव में विकास को ही सबसे बड़ा मुद्दा मानती है और हम लोग उसके आधार पर जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और पूरे समाज में विभाजन की राजनीति करती है, चाहे वो जाति के आधार पर हो या संप्रदाय के आधार पर। और अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में आपसी खींचतान हुई है और जिस ढंग से लोगों ने अपनी नाराजगी प्रकट की है, यानी अपने घटक दलों को भी कितना विश्वास में लिया, हर तरफ से पिछले सप्ताह 10 दिन से इसी प्रकार की खबरें आती रही। तो खैर जो भी हो वो उनका अंदरूनी मसला है, वो जिस प्रकार से अपने सहयोगियों को डील करें और जो सहयोगी हैं उनके किस प्रकार से उनके सामने नतमस्तक होकर चले, ये उनका काम। इसमें हम लोगों को कुछ नहीं कहना है, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। अभी हाल में आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का बयान आया और बयान क्या, उनका जो मुखपत्र है आरएसएस का पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर, उसमें एक इंटरव्यू उनका प्रकाशित हुआ और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो आरक्षण के प्रश्न पर जो राय रखी उसको देखने का अवसर मिला। उनके इंटरव्यू में जो बातें उन्होंने कही है उससे यह साफ प्रकट होता है कि वे आरक्षण की वर्तमान प्रणाली को ठीक नहीं मानते और इसलिए समीक्षा ही नहीं, वो तो चाहते हैं कि जो आरक्षण का मसला है, उन्होंने जिक्र किया था कि संविधान बनाने वालों ने और संविधान में इस बात का जिक्र किया गया था, तो उस प्रकार से नहीं चल रहा। मतलब उनका स्पष्ट नजरिया है कि एक समय निर्धारित किया गया था, उसके बाद इसको क्यों जारी रखा गया, और ये कहा उन्होंने कि यह सब राजनीतिक है। और आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने अपने कथन में इस बात की वकालत की है कि ये जितने लोग हैं, राजनीति शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है कि राजनीति के लोग। अब प्रश्न यह है कि जो संविधान है अपना, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है और जब कोई इनैक्टमेंट होता है तो उसके बाद उसको देखने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो यह जो संवैधानिक व्यवस्था है उससे इतर कोई व्यवस्था वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ लोग की कमेटी बन जाए और वो कमेटी इन चीज़ों पर विचार करे कि किन वर्गों को आरक्षण मिलना चाहिए और कितने दिन तक आरक्षण मिलना चाहिए। यानी उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के अलग से अलग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बनाने की बात कही है।
आप में से सब लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे सामने उनके इंटरव्यू के वो अंश हैं, मैं उद्धृत करना चाहता हूं। प्रश्न है, आपने कहा कि प्रामाणिकता ही कसौटी होती है। कोई ऐसी नीति जिसमें आपको लगता है कि ये ठीक है और पूरी प्रामाणिकता से लागू की गई है, ऐसी नीतियों से एकात्म मानव दर्शन साकार हो सकता है? क्या ऐसी कोई एक नीति आपको दिखाई देती है जो लागू की गई है या नहीं भी की गई है? आपकी क्या कल्पना? इस पर उत्तर देते हुए कहते हैं भागवत जी, जैसे अपने संविधान में सामाजिक पिछड़े वर्ग पर आधारित आरक्षण नीति की बात है, तो उसको राजनीति के बजाय जैसा संविधानकारों के मन में था वैसा उसको चलाते तो आज ये सारे प्रश्न नहीं खड़े होते। संविधान में जब से यह प्रावधान आ गया है तब से उसका राजनीति के रूप में उपयोग किया गया। हमारा कहना है कि एक समिति बना दो जो राजनीति के प्रतिनिधियों को भी साथ ले, लेकिन चले उन लोगों की जो सेवाभावी हों, यानी जो एलिट हों। इनके लिए सेवाभावी वही है जो एलिट है, अभिजात्य वर्ग है वही सेवाभावी इनके समझ में होते हैं, तथा जिनके मन में सारे देश के हित का विचार हो। उनको तय करने दें कि कितने लोगों के लिए आरक्षण आवश्यक है, कितने दिनों तक उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इन सब बातों को लागू करने का पूरा अधिकार उस समिति के हाथ में हो, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं। एक एलिट कमेटी हो, उसके हाथ में यह हो कि